हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर आई हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि इसमें राष्ट्रपति से पूछे गए इजी से इजी प्रश्न भी हैं और टफ से टफ प्रश्न भी हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी वीडियो में से आपको सारी चीज़ें, सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए टॉपिक वाइज ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के प्रश्नों को। और आपको राष्ट्रपति के जितने भी प्रश्न हैं उससे अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं राष्ट्रपति से सबसे पहले क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले आपको राष्ट्रपति के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके पद के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं और राष्ट्रपति पद की जो अर्हताएं हैं वो किस अनुच्छेद में है। ये भी ऐसे पूछ देता है कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अनुच्छेद मिलाने के लिए दे देता है। तो राष्ट्रपति पद की जो अर्हताएं हैं ये अनुच्छेद 58 में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 58 इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 58 किस लिए है? राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। फिर वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए उसके, और किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो ये कभी कभार ऐसे कूट मिलाने के लिए दे देता है कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो आपको इतनी चीजें आप याद कर लेंगे तो इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो ये लाइन ही आपको एकदम ऐसे ही याद हो जानी चाहिए। ये वाली जो लाइन है क्या है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव में मतदान कौन करता है। तो ये हमेशा दे देता है क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं बहुत बुरी तरह से। क्योंकि अगर आप उपराष्ट्रपति, इसके बाद मैं उपराष्ट्रपति बताऊंगी, आप उपराष्ट्रपति देखेंगे तो कुछ लोग सब एक ही में मिला देते हैं खिचड़ी। तो खिचड़ी नहीं मिलाना है, इसको आप अलग अलग से याद कर लीजिए। कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जिसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और महान्यायवादी हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। तो आप सबको जो उसका मेन मेन पॉइंट है उसको एकदम रट लीजिए, क्योंकि यही आपको एग्जाम में जो माइनर माइनर होता है ना, एक ही जैसा लगता है, उसी में आपको फंसाएगा। तो आप ये सब चीजें याद रखिए, अपना कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा दूर करिए। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। अब यहाँ निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या हो गया? आपको याद होगा कि राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो जो ये मनोनीत वाले हैं ये इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जिन निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो विधान सभाओं याद रखिएगा, विधान परिषद के नहीं भाग लेंगे इसमें। उसका भी रीजन यही है कि सब जगह विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये हमेशा पूछता है, तो आप इसको याद कर लीजिए, 50 निर्वाचकों द्वारा।
अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। बोल रहा है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। अब देखिए क्यों होगा। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा। अगर वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन क्या हो जाएगा? विधान परिषद। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है उसमें भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्त है? उस पर शर्त क्या है कि संसद या विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति तो निर्वाचित हो सकता है लेकिन उसको क्या 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 शर्तें माननी होगी। तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यानी वो संसद और विधानसभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, संसद और विधानसभा का सदस्य है लेकिन अगर राष्ट्रपति उसको निर्वाचित होना है तो उसको निर्वाचित जैसे ही होगा तो उसको संसद या विधानसभा जो है उसकी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि जो राष्ट्रपति हैं उनका अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। ये टॉपिक ऐसा है कि आपके जितने भी आगामी परीक्षा है, चाहे जूनियर की भर्ती हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, नेट हो, आरओ हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें राष्ट्रपति से प्रश्न पूछता है। तो ये राष्ट्रपति का आप समझ लीजिए एक निचोड़ है, आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी पूछेगा इसी में से पूछेगा। ये एक एनसीईआरटी का सार है। ठीक है, तो आप जो है इसको देख लेंगे तो इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। मैं इस पे 100% दावा करती हूँ कि इसमें से कुछ भी नहीं आएगा बाहर। अब देखिए आगे, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद कर लीजिए कि अगर राष्ट्रपति की जो मृत्यु हो जाती है या वो पद त्याग कर देता है या उसको हटा दिया जाता है तो जब उनकी रिक्ति होगी तो उसको 6 माह के अंदर ही भरना होगा। ये भी पूछ देता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ऐसे पूछ देगा कि अगर उनके राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो निपटारा उसका सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा, महाभियोग ये हमेशा राष्ट्रपति के लिए ही यूज हो रहा है। बाकी जितने भी लोगों को हटाया जा रहा है वहां पे अगर आप जाके डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक है, अभी एग्जाम एकदम सर पे है, हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उस डिटेल का ये सब सार है। जब बहुत समय होगा तो मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में भी आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी आप यहाँ पे मोटा मोटी समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को जब हटाने की बात होगी तो आपको महाभियोग का यूज करना है, महाभियोग शब्द का। लेकिन और भी जितने हैं उन लोगों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है संसद। ये आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। आगे देखते हैं,
संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो इसको याद कर लीजिए, अनुच्छेद 53। ठीक है, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने अनुच्छेद हैं उसको आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। किस सदन द्वारा प्रारंभ किया सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो आपको देखिए यहाँ से दो प्रश्न बन गए कि अगर पूछ दिया महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 61। फिर ये पूछ रहा है, ये एक चीज आपका ये तैयार हो गया कि महाभियोग कौन लगाता है, तो संसद लगाती है। फिर महाभियोग संसद का कौन सा सदन लगाता है, तो कोई भी सदन लगा सकता है। तो आपको तीन चीज यहीं से क्लियर हो जाएगी कि महाभियोग का अनुच्छेद 61 है, महाभियोग संसद द्वारा लगाया जाता है, और महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, और महाभियोग शब्द जो है वो राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि थोड़ा अलग है। आजकल प्रश्नों की प्रकृति बदलने लगी है, लोग नए प्रश्नों को ढूंढकर विद्यार्थियों से पूछने लगे हैं। तो आपको ये सब याद होना चाहिए ताकि आप किसी भी एग्जाम में न फंसे, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको उतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा जितना सब लोग पढ़ रहे हैं। जितना सब लोग पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा अधिक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है फाइट कर पाएंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? मैं ये सब मिटा देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। हम इस प्रश्न पर हैं कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो उसका संविधान संशोधन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111। इस प्रश्न को आप फिर से देख लीजिए, पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? मतलब कि संसद के दोनों सदन अगर कोई विधेयक पारित करते हैं तो राष्ट्रपति चाहे तो अपनी जो स्वीकृति है वो रोक सकता है। वो शक्ति इनको किस अनुच्छेद में प्राप्त है? वो शक्ति इनको अनुच्छेद 111 में प्राप्त है। ठीक है, 111। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 160। ठीक है, अब हम लोग जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको एक साथ देख लेंगे। तो आपको पहले तो आपके दिमाग में ये बन जाएगा कि राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अगर पहला भी याद होगा तो आप कभी एग्जाम में फंसेंगे ना, दे देगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे ऐसे दे दे कई ऑप्शन। आप पहले तो यहाँ पे निकल जाएंगे जब आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद होता है वो 52 से स्टार्ट होता है। तो अगर 52 वाले में ही मिल जाएगा तो आप तो फटाक से राष्ट्रपति लगा लेंगे। लेकिन कुछ अनुच्छेद अगर आप देख लेंगे तो उससे क्या होगा, आप जल्दी से उन ऑप्शंस में से सही उत्तर को चुन लेंगे। तो यहाँ पे हम
महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। बहुत डिटेल पढ़ने पे ही तो कंफ्यूजन होता है, तो जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो पूछा गया है, हम उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण कि पूछ दे भारत का राष्ट्रपति ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, वो जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, वो पूछेगा कि वो कहाँ पे है वो रीति, तो अनुच्छेद 55। फिर राष्ट्रपति की जो पदावधि है कि वो है अनुच्छेद 56। फिर पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है राष्ट्रपति की, उस वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 57। फिर राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं हैं वो है अनुच्छेद 58 में। फिर राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो है अनुच्छेद 59 में। फिर राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 हम लोग देखे हैं, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। फिर है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अगला है अनुच्छेद 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप जरूर से देखिएगा। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। तो इतना डिटेल नहीं पूछता है, बस पूछ देता है राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 याद कर लीजिए। अगला है अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ये सारे अनुच्छेद आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एक जगह आप नोट करके इसको याद कर लीजिए, तो इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। इसको मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। इसमें आपसे यही पूछेगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है, तो अनुच्छेद 72। अगला है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73। ये हो गया रिपीट आपका। अब एक लाइन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को मृत्यु के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। तो ये लाइन आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो उसको भी राष्ट्रपति ही हटाएगा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 यानी 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 143 उसको ये शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे भंग कर सकते हैं। अगला है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, तो ये भारत डाकघर संशोधन विधेयक
वर्ष 1986। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार यूज किया गया था, जेबी वीटो। ये भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में प्रयोग किया गया था। अगला है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों चर्चों, देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे सत्य असत्य में पूछ सकता है कि क्या ये सत्य है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है या नहीं, तो नहीं ले सकता है। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करता है इसको हमें देखना है, तो इसको हम देखते चलते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय मंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इसको हम ऐसे देखते चलते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं एवं सदस्य उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ एवं क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जगह का राज्यपाल करेगा जितने भी स्टेट हैं, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी नियुक्ति जो है, इसमें जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, ये वेतन पूछ सकता है, तो इस समय इनकी मासिक वेतन है 5 लाख रुपए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो देखिए ऐसे तो कोई भी कर देता है कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, लेकिन फिर एक प्रश्न और बनता है कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब कौन, तब होंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब अगला है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति किस पर लागू होती है, भारत के राष्ट्रपति पर। तो ये तो हम ये सभी जानते हैं कि ये इसका प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ये पूछ सकता है कि प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता है, ये उक्ति किस पर लागू हो रही है, ये राष्ट्रपति पर लागू हो रही है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था, तो ये है जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा नया प्रश्न है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा कि इसमें बिहार के राज्यपाल कौन रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। अब देखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन कौन से हैं, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद धारण करेंगे, जो संघ के मंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान न्यायवादी, ये लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी हैं। अगला है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। अगला देखते हैं हम, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है,
इसका शायद हम लोग अनुच्छेद देखे थे, आप पीछे जाके देख लीजिएगा, शायद वो अनुच्छेद है 111। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध रूप से नीलम संजीव रेड्डी। ये बहुत बार पूछता है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकट गिरी का जो संबंध था वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रट लीजिए। केवल केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार देता है, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ये राज्यपाल करते हैं नियुक्ति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक का होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ये थे मुख्य न्यायाधीश। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को नहीं लौटा सकते हैं। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो जो रामनाथ कोविंद हैं वो 14वें नंबर पर हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब ये देखते हैं, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक, यानी सीधे सीधे 12 वर्ष, एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया। तो सबसे ज्यादा पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, सबसे कम पूछेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अब राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां। एक स्थिति बनेगी जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरी स्थिति जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। और तीसरी स्थिति बनेगी जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां क्या क्या बन सकती हैं? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, दूसरा जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, और तीसरा जब दंडादेश मृत्युदंड हो। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, इसको मैं ब्लैक से कर देती हूँ कि ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देखिए कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसको आप याद कर लीजिए। तो आप राष्ट्रपति के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी जाएगा। आप इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको समझने का, पढ़ने का प्रयास करिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके सभी आगामी परीक्षा के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति से प्रश्न पूछना ही पूछना है। तो अगर बहुत इजी भी पूछेगा तो आपको इसमें से मिल जाएगा, बहुत कठिन भी पूछेगा तो वो भी आपको इसमें से मिल जाएगा। अगर आप डिटेल नहीं पढ़े हैं और आपके पास समय नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।